संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के संविधान को नमन करने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। संविधान के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में हुए एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। भारत के संविधान का 75वां साल पूरे देश के लिए असीम गौरव का विषय है। संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया। संविधान को सही रूप में देश के सामने प्रस्तुत करने में वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस बात को लागू किया। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के 16 साल पूरे हो गए। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के कई इलाकों में पाकिस्तान के 10 से ज्यादा आतंकवादियों ने हमले कर दिए थे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में चीन के डिंग लीजेन के साथ मुकाबला ड्रॉ पर खत्म किया। वो अपना पहला राउंड हार गए थे। इन दोनों के बीच 14 राउंड खेले जाएंगे और जो खिलाड़ी ज्यादा राउंड जीतेगा वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप पर कब्जा कर लेगा। उधर महाराष्ट्र में बंपर जीत के 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला नहीं हो पाया और यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। जबकि मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना शिंदे गुट के दावे ने बीजेपी की मुश्किल और बढ़ा दी, क्योंकि शिंदे गुट के नेताओं ने फिर से एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी और उम्मीद जताई कि महायुति के बड़े नेता मुख्यमंत्री के नाम पर जल्द ही फैसला कर लेंगे। अपने लीडर जो है एकनाथ शिंदे साहब, वो सीएम बनने चाहिए, लेकिन ये पूरा अधिकार हमने सीएम साहब को दिया है, एकनाथ शिंदे साहब को दिया है। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन किया और शिंदे गुट के बिना भी सरकार बनाने का दावा कर दिया, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। अड़े रहेंगे तो फिर इसके लिए सरकार हम बनाएंगे, बीजेपी एनसीपी मिलकर सरकार को बनाएंगे। मुख्यमंत्री के नाम पर चल रही चर्चाओं के बीच बीजेपी नेताओं ने भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार बताया। केंद्र जी के साथ महाराष्ट्र के सभी लोग हैं, आपको भी सभी को पता है। 288 विधायकों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत है, जिसमें बीजेपी के पास 132, एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 41 और शिवसेना शिंदे गुट के पास 57 विधायक हैं। यानी अगर बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट साथ आए तो आंकड़ा 173 सीटों पर पहुंचता है। मतलब ये दोनों पार्टियां मिलकर भी महाराष्ट्र में आसानी से सरकार बना सकती हैं। इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए धांधली की गई। उनका यह बयान दिन भर सोशल मीडिया पर छाया रहा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर एक बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग दोहराई, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होनी शुरू हो गई। ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर ले लिया। मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। पुणे में वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता मिलिंद दादा सरवदे ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। उन्होंने ईवीएम की डमी को आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से ही ईवीएम में धांधली किए जाने का मुद्दा गर्मा गया। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस पर कांग्रेस के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई। उस वक्त मंच पर राहुल गांधी का भाषण चल रहा था और बिजली जाने से उनका माइक बंद हो गया। ये खबर सोशल मीडिया पर इसलिए ट्रेंड करने लग गई क्योंकि बिजली जाने के बाद भी राहुल मंच पर ही खड़े रहे और बिजली को ठीक होने में काफी वक्त भी लग गया, लेकिन राहुल गांधी अपनी जगह से नहीं हिले और वहीं खड़े रहे। इस दौरान वहां मौजूद कई नेताओं ने राहुल गांधी से बैठ जाने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने और खड़े रहे, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। बिजली जाने के दौरान वहां इस कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। करीब 5 मिनट बाद बिजली ठीक हुई और राहुल गांधी का माइक ऑन हो पाया, जिसके बाद उन्होंने माइक बंद होने पर भी तंज कसा। जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी दलितों और गरीबों की आवाज उठाते रहने का दावा किया। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। इस समारोह में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए सरकार पर भी बड़ा हमला बोला।
उधर बिहार में विपक्ष के नेताओं ने जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करनी शुरू हो गई, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कई नेता शामिल हुए और सभी लोग हाथों में नारे लिखे हुए पोस्टर लेकर विधानसभा के गेट पर खड़े नजर आए। उन लोगों ने वहां जमकर नारेबाजी की और सरकार से जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी बड़ा हमला बोल दिया। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानंद में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग पास करें। हालांकि विपक्ष के हंगामे को बीजेपी ने हार की खींच बता दिया और ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। चारों सीटों पर मात खाने के बाद ये नया शगुफा रोज छोड़ने का काम करेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार के वक्त जातीय गणना कराई गई थी, जिसके बाद आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर हुए हमले की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान हुआ। उस वक्त पदयात्रा में उनके साथ उनके कई समर्थक भी चल रहे थे और तभी अचानक किसी ने उनके ऊपर एक मोबाइल फोन फेंक दिया। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री वहां सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ चलते दिखाई दिए। पदयात्रा के दौरान चारों तरफ से उन पर फूलों की बारिश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक उनके चेहरे पर वो मोबाइल फोन आकर लग गया। एक बार के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर वहां हुआ क्या, लेकिन इसके बाद उन्होंने झुककर वो फोन उठाया और उसे गौर से देखते नजर आए। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। पदयात्रा के दौरान उन पर हुए इस हमले की खबर तुरंत सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। उन्होंने हंसते हुए माइक पर उस मोबाइल के बारे में बताया। फूलों के साथ किसी ने मोबाइल दे दिया। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपने ऊपर हमला होने की बात से इनकार कर दिया। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था, तो यहाँ थोड़ा लगा था, वो वापस भी कर दिया गया है। हालांकि मोबाइल फेंके जाने के बाद भी धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पदयात्रा जारी रखी।